औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले 2 व्लॉग्स में मैंने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, शायद मित्रा साहब का जो इंटरव्यू या गपशप उसको जो कह सकते हैं, ये मुलाकात हुई तो शायद इनसे जो जनरल कमर जावेद बाजवा से, उसका हमने उसका एनालिसिस किया था और उसको मैंने रिपोर्ट किया था, दोस्तों के साथ शेयर किया था। तो आज उन्होंने पाकिस्तान 24 में शायद मित्रा साहब ने उसका तीसरा पार्ट अपना लिखा है, जो उनका इंटरव्यू है। तो वो आज नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे प्रोग्राम को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जनरल नवाज शरीफ आज का जो उन्होंने कॉलम लिखा है शायद मित्रा साहब ने, जो कि उस पर मुश्तमिल है, जो उनका इंटरव्यू उन्होंने किया था जनरल कमर जावेद बाजवा का, या जो उनकी मुलाकात हुई थी, जो गपशप हुई थी, जैसा कि मैंने जिक्र किया है। उसका उन्वान है नवाज शरीफ की नाअहली, डॉन लीक्स और जनरल राहील की एक्सटेंशन। जनरल बाजवा से गुफ्तगू पार्ट 3। शायद मित्रा साहब लिखते हैं कि मैंने सवाल किया, नवाज शरीफ को अदालत से आपने नाअहल करवाया था। जनरल बाजवा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पनामा पेपर्स पर समाप्त शुरू कर चुकी थी। फिर कहते आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं? हम यानी कि फौज हर चीज पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी, जनरल फैज ने की हो तो कुछ नहीं कह सकता। मैंने पूछा, जनरल फैज ये काम खुद से कर सकते थे? जनरल बाजवा कहते हैं, जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हो तो वो 10 कर ले तो आप उसे नहीं पूछ सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम अपनी मर्जी से भी कर रही होती हैं। शायद मित्रा साहब ने नेक्स्ट सवाल किया कि क्या आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया? जनरल बाजवा ने कहा, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं? जनरल जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से ज्यादती नात भी था। शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था, तो मैं कैसे इनको नाअहल करवा सकता था? उसके अलावा नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के जिम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया था, तो सबूत फौज ने फ्राहम कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने इनको यूएई भेजा था और वो अकामा लेकर आई। मैंने पूछा, यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ ना देने की वजह से नाराज था और इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ का अकामा दिया? जनरल बाजवा कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस अकामा मिल गया। जब अदालत में पनामा के चल रहा था तो शायद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने को ले गए। हम वहाँ 3 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा, पनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा, इनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खुद काफी गलतियां की हैं। नवाज शरीफ ने पनामा में कई गलतियां की थी। इन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दे दिए तो इन पर सबूतों का बोझ ना आता। कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियां शरीफ ने डावो से $5 मिलियन रिश्वत ली थी। $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे और $2 मिलियन जहाज के लिए या किसी फ्लाई ट्रस्ट को दिए थे। मैंने इस शख्स को कहा था कि अच्छा, मियां शरीफ नेकी का काम भी करते थे? जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि जेआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत ना लिखें। फिर चौधरी निसार ने आईएसआई और आईएमएफ के अफसरान जेआईटी में शामिल ना शामिल करने का मशवरा भी दिया, लेकिन नवाज शरीफ ये बात नहीं मानी। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि जेआईटी में फौज के अफसरान को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ बहुत पुरएतमाद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि इनके पास दस्तावेजात पूरी हैं, ये अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा भी लगवाना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि अगर नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिरता। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाने का फैसला किया तो मैंने यानी कि कमर जावेद बाजवा ने डीजीआईएसआई को बुलाया और कहा कि हमें इस मामले से निकलना है। तो उन्होंने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं? मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवाया। साद बाजवा अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते हैं। मैंने खत लिखकर माजरत करने का मामला कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा, हम मातहत इदारा हैं, खत नहीं लिख सकते, चुनांचे खत नहीं भेजा गया। मैंने पूछा, यानी कि शायद मित्रा साहब ने पूछा, फिर नाअहली कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज हैं क्या? उन्होंने कहा कि हम भी तो इंसाफी थे। फिर इस पर उन्होंने कहका बुलंद किया और कहा कि हम जर्नल्स भी पहले इंसाफी थे, जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो मैंने मुशर्रफ पर
आर्टिकल 6 लगा दिया। उन्होंने हुकूमत पर आई तो उन्होंने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। फिर पनामा पेपर्स आ गए, मीडिया में हर तरफ वज़ीर-ए-आज़म चोर है कि गर्दान होना शुरू हो गई। फिर डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से फौज के अंदर से दबाव था। डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरीम नवाज के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजा दी थी। 71 के बाद फौज की दूसरी पसपाई। इन वजूहात की बिना पर भी नवाज शरीफ की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। इसी दौरान सलमान शहबाज मिलने आए और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में मदद की अपील की तो मैंने इन्हें कहा कि पहले अपने बाजी को तो समझाएं जिन्होंने जिसके ट्वीट पर ऐसी की तैसी कर जिसने ट्वीट पर ऐसी की तैसी कर दी है। जनरल बाजवा से पूछा शायद खाकान अब्बासी नून लीग छोड़ देंगे। वो कहते हैं शायद खाकान अब्बासी नून लीग नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत काबिल आदमी है, बहुत बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने जबरदस्त काम किया। वो मईशत को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डॉन लीक्स पर सवाल किया तो कहते हैं कि जब मैं आर्मी चीफ बना तो उसके बाद वज़ीर आज़म से मिलने वज़ीर आज़म हाउस गया तो इन्हें दोनों इन दिनों डॉन लीक्स का बहुत चर्चा था। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर सबसे बड़ी गलती जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा कर की थी। सियासी जमातों को एक बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ की बहुत अहमियत होती है और फौज अपने साबका आर्मी चीफ पर कभी समझौता नहीं करती। जब जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई और फिर फौज ने मुशर्रफ को बचा भी लिया। मुशर्रफ कभी अदालत के रास्ते से गायब होते, कभी कहीं से, और फिर अस्पताल पहुंच गए। जनरल बाजवा ने मुझसे सवाल किया, आपको मालूम है डॉन लीक्स क्या थी? मैंने कहा जी हाँ, डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी की स्टोरी मैंने ARY न्यूज पर ब्रेक की थी, जो मेरे करियर की बड़ी स्टोरीज में से एक है। मैंने फिर कहा सिरिल मिर्डा ने 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी के हवाले से खबर दी थी कि शहबाज शरीफ ने DG ISI रिजवान अख्तर से कहा कि हम जो भी कालेदम तंजीमों को दहशतगर्द पकड़ते हैं इनको ISI छुड़ा लेती है। फिर एजाज चौधरी ने कहा था कि दुनिया हमें दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का कह रही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मुकम्मल सफारती तन्हाई भुगतना पड़ेगी। जनरल बाजवा ने कहा एजाज चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यही हमने फैटफ में भुगता। अब मेरी साइड की स्टोरी सुने। यानी कि जनरल बाजवा ने कहा कि मेरी साइड की स्टोरी सुने, आर्मी की स्टोरी सुने। जब मैं आर्मी चीफ बना तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गया तो चौधरी निसार कहने लगे हमें डॉन लीक्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, मतलब इंक्वायरी को मुकम्मल करके खत्म करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद चौधरी निसार के हल्के में कोई तकलीफ थी, मैं भी गया तो चौधरी निसार ने फिर वही बात की कि हमें डॉन लीक्स इंक्वायरी को खत्म करना है। इसके बाद मैंने DG ISI नवीद मुख्तार को अपने पास बुला लिया और पूछा कि डॉन लीक्स इंक्वायरी का क्या बना, क्या कुछ मिला? जनरल नवीद मुख्तार कहने लगे कुछ सबूत हैं कि सरल मिडा ने 70 मिनट परवेज रशीद से फोन पर बात की है, लेकिन ये नहीं पता चला कि क्या बात हुई है। इंक्वायरी कमेटी ने सरल मिडा, अजहर अब्बास, राव तहसीन, तारिक फातमी और परवेज रशीद को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल डॉन लीक्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन जहां भी जाता तो जूनियर अफसर सवाल करते थे। इसके बाद मैंने चौधरी निसार और इसाक डार से बात की कि साफियों का केस CPNE को भेज देते हैं क्योंकि मैं भीड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहता और बाकियों के खिलाफ इंतजामी एक्शन लेने का फैसला हुआ। फिर मैं नवाज शरीफ के पास गया और इन्हें कायल करने की कोशिश की तो परवेज रशीद के वो परवेज रशीद पर नहीं मान रहे थे। खैर फिर मान गए और फैसला हुआ कि परवेज रशीद और तारिक फातमी को उहदों से हटा दिया जाएगा। साफियों का केस CPNE को भेजा जाएगा और बाकियों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इसके एक दिन बाद मैं लाहौर चला गया तो वहां पर ARY पर अचानक डॉन लीक्स का नोटिफिकेशन चलना शुरू हो गया। ARY न्यूज ने कहना शुरू कर दिया कि देखें हुकूमत ने शरीक मुल्जमान को सजा नहीं दी, हुकूमत ने अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया है। मीडिया ने फौज पर शदीद दबाव डाला। मैंने इसी वक्त जनरल आसिफ गफूर को फोन किया और अंग्रेजी में यानी कि हुकूमत को बुरा भला कहा कि इनको कहो कि पूरा नोटिफिकेशन इशू करें। जनरल आसिफ गफूर ने अपने तौर पर ही नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का ट्वीट जारी कर दिया। इसी दिन मुझे फाटा जाना था, मैं वहां चला गया। इसके फौरन बाद मुझे फोन आया गया कि वज़ीर आज़म ने मिलना है। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा तो नवाज शरीफ ने मेरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल था कि वो गुस्से में होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नागवारी का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुलाकात के इख्तिताम पर सिर्फ इतना कहा कि जनरल साहब गुस्से में फैसले ना किया करें, मेरे दिल में आया कि कुछ गलत हो गया है। 2 दिन बाद वज़ीर आज़म ने चीन जाना था। जनरल और सियासी लीडर मेरे पास आना शुरू हो गए कि ट्वीट वापस मत लें। कभी फौज ने कोई चीज वापस ली। इस दौरान ख्वाजा आसिफ भी मेरे पास आए। दीगर मुस्लिम लीगियों ने भी आकर कहा कि ट्वीट वापस ना लें, लेकिन मैं मुल्क के वज़ीर आज़म को कमतर हैसियत में चीन नहीं भेज सकता था। ऐसे वज़ीर आज़म की चीन में क्या हैसियत होती जिनके इख्तियार में उसकी अपनी फौज भी नहीं है, इसलिए ट्वीट
वापस ले लिया। कहते जनरल नवीद मुख्तार शरीफ आदमी थे, कोई ज्यादा बाख्तार भी नहीं थे, जनरल फैज सारे काम करते थे। मैंने कहा इसकी वजह आप थे, आपकी तरफ से जनरल फैज को इख्तियार और ताकत दी गई थी। जनरल बाजवा, हाँ ये बात भी है, और वैसे भी हम पर इमरान खान को लाने का भूत सवार था। कहते डॉन लीग्स का इशू जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था, इसमें कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ से जब डॉन लीग्स पर बात हुई तो उन्होंने बताया जनरल राहील और जनरल रिजवान अख्तर जब भी मुलाकात के लिए आते थे तो जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते थे। जनरल रिजवान जनरल राहील के सामने नवाज शरीफ को कहते कि जनरल राहील को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन राहील शरीफ के बाद नवाज शरीफ को कहते थे कि सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दे, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन के बाद जनरल रिजवान अख्तर का अपना नंबर आना था। फिर शायद मिर्तला साहब ने सवाल किया, आपने जनरल रिजवान और जनरल आसिम को कैसे सवाल आपने जनरल रिजवान और आसिम बाजवा को कैसे माफ कर दिया? जनरल बाजवा कहते हैं मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं इसे माफ कर देता हूँ। मैं जनरल रिजवान को ISI से हटाकर कमान देना चाहता था, लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली कि वो सियासत में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। 2-3 बार इनकी हरकतें रिपोर्ट हुई, कुछ इनकी करप्शन के भी मामला थे, तो फिर इन्हें फरार कर दिया गया। आसिम बाजवा ने माफी मांग ली थी, तो इन्हें माफ कर दिया और इन्हें सदरन कमांड दे दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अक्सर कहते थे कि आप लोगों को माफ कर देते हैं, मैं किसी को माफी ना दूं। जनरल बाजवा कहते हैं जनरल आसिम बाजवा ने राहील शरीफ को हीरो बनने की डगर पर डाल दिया था। इनको कहा था कि मैं आपको हीरो बनाता हूं, आप करप्शन के खिलाफ नारा लगाएं। हालांकि ज़रबे आज़म में एक गोली भी नहीं चली थी। फिर जनरल राहील शरीफ ने करप्शन के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। पनामा आने के बाद इस कैंपेन की वजह से मुझ पर भी दबाव था। पनामा के ट्रायल के दौरान मैंने शुजात अजीम और चौधरी मुनीर को पैगाम देकर नवाज शरीफ की तरफ भेजा कि वो इस्तीफा दे दें, ना एल होने से बच जाएंगे। 1 आध साल के बाद इलेक्शन है तो दोबारा वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। मेरी तरफ से ये बहुत मुखलसाना तजवीज़ थी, क्योंकि मुझे नून लीग के हमदर्दों की जानब से बार बार अप्रोच किया जा रहा था। शुजात अजीम और चौधरी मुनीर ने फवाद को बताया और फवाद हसन ने नवाज शरीफ को इस्तीफा देने पर कायल कर लिया था। नवाज शरीफ इस्तीफा देने पर रजामंद हो गए, लेकिन ऐन वक्त पर मरियम नवाज ने इन्हें मना कर दिया। ये मुझे बताया गया था। इंसान के लिए कल की लड़ाई के लिए आज जिंदा रहना जरूरी है, जीतने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है, जो नवाज शरीफ ने नहीं किया। शुजात अजीम मेरे ससुर के दोस्त थे और चौधरी मुनीर भी मेरे ससुर के दोस्त बन गए। इस तरह दोनों से मेरा ताल्लुक बन गया। नवाज शरीफ से पिछले 4-5 सालों से कभी फोन पर बात हुई न मुलाकात। सिर्फ कलसूम नवाज के इंतकाल पर मैंने इनसे फोन कर ताज़ियत की। फिर शायद मित्रा साहब ने सवाल किया कि मरियम नवाज को अपने रिहा करवाया था। उन्होंने जवाब दिया नहीं, मरियम नवाज के खिलाफ भी केसेस कमजोर थे। मरियम नवाज से आखिरी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इशाइया में हुई थी, तब कुलसूम नवाज भी जिंदा थी। इसके बाद कभी मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हुई। नाजरीन, ये अभी सिलसिला जारी है और शायद उसका चौथा पार्ट आएगा तो मैं आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। ये बड़ा रिवीलिंग किस्म का इंटरव्यू है। वैसे तो ये सब चीजें पता हैं, सबको पता थी और तमाम लोग जानते थे, साथी भी जानते थे, आम लोग भी जानते थे जो थोड़ी बहुत सियासत की सूझबूझ रखते हैं। लेकिन ये अब एक जिसको कहते हैं कि हॉर्सेस माउथ, ये एक जनरल बाजवा साहब की तरफ से आया है, उनके मुंह से निकली ये बात, तो ये ऑथेंटिक हो गई। और इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि हमारी फौज, हमारी ISI और जो हुकूमत का जो चलने का तरीकाकार होता है वो कैसे होता है। एक दूसरे से ताल्लुकात, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की फेवर करना, कोई लॉ की बात नहीं होती, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं होती, कोई कानून की बात नहीं होती, कोई अदालतों की बात नहीं होती। तो इस तरीके से अदालतें भी मैनेज होती हैं, चीज़ें भी मैनेज होती हैं, पोस्टें भी मिलती हैं उनकी, और इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। ये चीज़ें एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में इस तरह से होता है। तो अगर हम तरक्की करनी है, अगर अगर कानून की अमलदारी करनी है, तो हमें कानून पे, लॉ पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करना पड़ेगा। इस तरह के जोड़ तोड़ और बातें से आगे हमारा मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। नाज़रीन, मेरे इस प्रोग्राम को देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उस वक्त तक, नए प्रोग्राम तक, अल्लाह हाफिज़। अपना